रैगिंग का सप्ताह चल रहा है और 12 से 18 अगस्त के बीच में रैगिंग का सप्ताह मनाया जाता है और इस वक्त हम रैगिंग पर ही बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। रैगिंग का शब्द अधिकांश रूप से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का मतलब है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ नए छात्र जब नए छात्रों से अपनी बढ़ाई प्रकट करने के लिए बहुत ही अपमानजनक रूप से पेश आते हैं, अभद्र हरकतें और अभद्र तरीकों का प्रदर्शन करने पर जोर देते हैं, ये कई बार एक घिनौना रूप धारण करता है जब नए छात्र मानसिक या शारीरिक यातनाओं को झेलने लगते हैं। वर्तमान रूप में कहा जाता है कि श्रीलंका दुनिया में रैगिंग से सर्वाधिक प्रभावित देश है। भारत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों में यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भारतीय यूनिवर्सिटीज में इसको रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और शुरू किया गया है। रैगिंग की शुरुआत पहली बार सुखद हो सकती है, इसलिए इसका नाम माला समाया है। इस सप्ताह या आगे भी सभी नवागंतुकों को उनके साथियों के नाम और गृहनगर को याद करने का आदेश दे दिया जाता है। कहा जाता है कि इस अभ्यास का उद्देश्य बैच के साथी या स्थानीय स्तर पर बैच फिट के रूप में उनके बीच दोस्ती बढ़ाना है। ड्रेस कोड रैगिंग। नए छात्रों को किसी विशेष अवधि के लिए एक विशिष्ट ड्रेस कोड पहनने के लिए कहा जाता है। निर्धारित ड्रेस कोड आमतौर पर अजीब होती है, जैसे पूरी तरह से काले या सफ़ेद कपड़े, तेल लगे हुए बाल और विशेष शैली में कंघी, ऐसे शर्ट पहनना जिसमें पट्टियां नहीं हैं, और लड़कियों के लिए लंबी स्कर्ट ड्रेसिंग आदि। ड्रेस कोड रैगिंग नए छात्रों को अजीब और असहज महसूस करा सकता है, क्योंकि अक्सर उन्हें ऐसी वेशभूषा में हर किसी का अनावश्यक ध्यान मिलता है। रैगिंग गंभीरता। 2001 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने रैगिंग पर संज्ञान लेते हुए इसकी रोकथाम के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निदेशक ए राघवन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने अधीन आने वाले शिक्षा संस्थानों में रैगिंग के विरुद्ध कड़े निर्देश जारी किए। कई राज्यों ने भी इस पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए। 1997 में तमिलनाडु में विधानसभा में रैगिंग विरोधी कानून पास किया गया था। कुछ अत्यंत प्रतिष्ठित भारतीय कॉलेजों और विशेषकर चिकित्सा कॉलेजों में यानी कि मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का इतिहास रहा है। कभी कभी इसे कॉलेज की परंपरा माना जाता है। ये पीड़ितों को गंभीर चोटों की कई शिकायतों और रैगिंग से संबंधित सख्त कानूनों के कारण अत्यधिक अप्रिय हो गया। ये राष्ट्रीय स्तर पर रैगिंग को वर्तमान में इस प्रकार परिभाषित किया गया है: किसी अन्य छात्र नवीनतम या अन्य के प्रति रंग, जाति, धर्म, जातीयता, लिंग, समलैंगिक और ट्रांसजेंडर सहित यौन उन्मुखता, रूप, रंग, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय उत्पत्ति, भाषाई पहचान, जन्म स्थान, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक या मानसिक दुरुपयोग जिसमें उत्पीड़न और बहिष्कार शामिल है का कोई भी कृत्य स्वीकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भारतीय सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय एंटी रैगिंग हेल्पलाइन शुरू की गई थी। हेल्पलाइन की मुख्य विशेषता ये है कि शिकायतें गुमनाम रूप से दर्ज की जा सकती हैं। भारत की राष्ट्रीय एंटी रैगिंग हेल्पलाइन ने जून 2009 में काम करना शुरू कर दिया था, ताकि रैगिंग के कारण संकट में छात्रों की मदद की जा सके और कॉलेज के प्रमुख और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को रैगिंग की शिकायतों के बारे में सूचित किया जा सके। हेल्पलाइन के शुरू होने के समय सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है कि शिकायतें गुमनाम रूप से दर्ज की जा सकती हैं, क्योंकि शिकायतें करने के बाद पीड़ित अक्सर दोषियों के साथ या उनके करीब रहते हैं और पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण से दूर होते हैं। कई रैगिंग मौतों के बाद, जैसे कि अमर कचरू की, जिनका कारण शिकायत की गई थी, गुमनाम शिकायतों की अनुमति भी हेल्पलाइन में दी गई थी। यूजीसी नियमों के अनुसार ये अनिवार्य है कि किसी कॉलेज को किसी भी हिंसा, शारीरिक दुरुपयोग, यौन उत्पीड़न, बंदीकरण आदि के मामले में पुलिस के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करनी होगी। किसी भी ऐसी शिकायत को हेल्पलाइन से प्राप्त करने के बाद ये संस्थान के प्रमुख का कर्तव्य बन जाता है कि वो पुलिस के साथ FIR 24 घंटे के भीतर दर्ज करे। 2013 में दिल्ली में एक प्रतिष्ठित कॉलेज के निदेशक, डीन और रजिस्ट्रार के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया गया था, जिसे मुख्य रूप से पुलिस को सूचित नहीं करने और FIR दर्ज करने में विफल रहने के आरोप थे। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन का डेटा इंगित करता है कि ये कॉलेजों से दर्ज की गई शिकायतों से सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में सफल रही है। कई मामलों में ऐसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की वो शिकायतों को अग्रेषित किया गया ताकि उन कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जिन्होंने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। विवाद। हेल्पलाइन के खिलाफ एक प्रमुख चिंता यह थी कि ये प्राप्त कुल फोन कॉल्स का एक बहुत ही छोटा प्रतिशत 0.1% ही दर्ज करती थी। विशेष रूप से टोल फ्री हेल्पलाइन ने नवंबर 2012 से जनवरी 2013 के 3 महीनों में 165 यानी कि 1,65,297 कॉल्स प्राप्त किए थे, लेकिन इसी अवधि में केवल 190 शिकायतें दर्ज की गई थी। इसके बचाव में हेल्पलाइन ने कहा कि अधिकांश कॉल्स जांच के उद्देश्य से थी, जो छात्रों ने जानना चाहा कि हेल्पलाइन नंबर काम करता है या नहीं। कुछ छात्रों ने शिकायत दर्ज करने के बीच में ही अपना मन बदल दिया। ये भी कहा गया कि कई कॉल्स हुक्स थी, क्योंकि ये एक टोल फ्री नंबर था। कानून। 1997 में तमिलनाडु राज्य ने रैगिंग से संबंधित कानून को सबसे पहले पारित किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक ऐतिहासिक फैसले ने मई 2021 में रैगिंग की रोकथाम के प्रयासों को भी एक बड़ा बढ़ावा दिया।
महाराष्ट्र रैगिंग निषेध अधिनियम 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र रैगिंग निषेध अधिनियम 1999 को पारित किया ताकि रैगिंग पर प्रतिबंध लगाया जा सके, जिसे परिभाषित करता है अशांत व्यवहार का प्रदर्शन, किसी भी कृत्य को करना जो शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हानि पहुंचाता हो या किसी क्षेत्र में भय या शर्म या अपमान उत्पन्न करना और इसमें उस छात्र को छेड़ना, गाली देना, धमकाना या मजाक करना या उसे चोट पहुंचाना या किसी छात्र से कोई ऐसा कार्य करने के लिए कहना जो सामान्य रूप से स्वेच्छा से ना करे। अधिनियम का उद्देश्य रैगिंग को एक आपराधिक कृत्य के रूप में स्थापित करना और कानून के तहत संभावित दंडों को निर्धारित करना है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार जो कोई सीधे या परोक्ष रूप से रैगिंग करता है, भाग लेता है, सहायता करता है या उसे बढ़ावा देता है, उसे सजा के रूप में 2 वर्षों तक की कारावास और 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो छात्र इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाते हैं, उन्हें शिक्षा संस्थान से निलंबित किया जा सकता है और किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में दाखिला लेने से 5 वर्षों के लिए रोका जा सकता है। अधिनियम में आरोपों की जांच के लिए शैक्षणिक संस्थान को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें आरोपित छात्र छात्राओं को निलंबित करना और आरोपों की जांच शामिल करना है। अधिनियम की धारा 7 के तहत जो संस्थान का प्रमुख उचित रूप से जांच नहीं करता है या अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी करता है, उसे रैगिंग के अपराध में भागीदार माना जाएगा और धारा 4 के अनुसार सजा दी जाएगी। ये 2013 में लागू किया था और इसके परिणाम स्वरूप मुंबई के राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज से 6 छात्रों को निलंबित कर दिया गया था। अधिनियम के तहत लागू किए गए सबसे प्रमुख मामलों में से एक है पायल तड़वी की आत्महत्या, जिसमें 3 वरिष्ठ चिकित्सा छात्रों को इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 और सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत आरोपित किया गया। मुंबई पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि इस मामले में रैगिंग में उत्पीड़न, अपमान और भेदभाव शामिल थे जो सीधे उसकी आत्महत्या का कारण बने। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की कानून। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। 2006 में कोर्ट ने एचआरडी मंत्रालय को एक पैनल गठित करने का निर्देश दिया जो रैगिंग को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश सुझाए। मनुष्य संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पूर्व सीबीआई निदेशक डॉक्टर आर.के. राघवन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया गया था ताकि एंटी रैगिंग के उपायों की सिफारिश की जा सके। राघवन समिति की रिपोर्ट जो मई 2007 में कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, उसमें भारतीय दंड संहिता के तहत रैगिंग को एक विशेष धारा के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार 16 मई 2007 को यह शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनिवार्य बना दिया गया कि वह रैगिंग किसी भी शिकायत मामले में आधिकारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR पुलिस में दर्ज करे। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मामलों की औपचारिक रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत जाँच की जाएगी, न कि शैक्षणिक संस्थानों की अपनी अस्थायी समितियों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए डॉक्टर राघवन ने कहा, अब अंततः संकेत है कि कॉलेज में रैगिंग को रोकने के लिए सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाएगा। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को अपनी प्रवेश पुस्तिकाओं और प्रोस्पेक्टस में सभी रैगिंग घटनाओं के बारे में जानकारी शामिल करनी चाहिए। 2009 यूजीसी नियम। 2009 में अमन कचरू की मौत के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग को नियंत्रित करने के लिए यूजीसी नियम पारित किए। ये नियम हर कॉलेज की जिम्मेदारियों को रैगिंग के रोकने के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जिसमें सख्त पूर्वव्यापी उपाय शामिल हैं, जैसे कि नवागंतुकों को यानी कि फ्रेशर्स को अलग हॉस्टल में रहना और रात के समय में उनको सुरक्षा प्रदान करना। ये सारी की सारी जानकारियां हैं आपके लिए एंटी रैगिंग वीक में रैगिंग को लेकर। तो प्लीज रैगिंग ना करें, रैगिंग को ना करके बल्कि आने वाले नए छात्रों को बढ़ावा दें, नए दोस्तों को बढ़ावा दें, फ्रेशर्स के साथ दोस्ती करें और उनको अच्छा माहौल दें जिससे वो हेल्दी माहौल में पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच।